भाई आप सभी का आज एक नई क्लास के अंदर स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी 7th क्लास की जो ज्योग्राफी है उसका 3rd चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये चैप्टर आने वाले जितने भी आपके टेट एग्जाम होंगे, चाहे आप एसटेट दीजिए सीटेट दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो डिस्कस करते हैं आज इसी चैप्टर को। चैप्टर का नाम है आवर चेंजिंग अर्थ, यानी हमारी बदलती पृथ्वी। तो लास्ट एक क्लास थी उसके अंदर दोस्तों हमने ये पढ़ा था, जो हमारी कल क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी है जो इनर साइड है हमारी पृथ्वी वो किस तरह की है। उसमें हमारी जो इसके भाग हैं, इसकी प्लेट्स हैं, वो किस तरह से कितने किलोमीटर तक क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। उससे अगली चीजें हैं वो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर एक बात बताई गई है कि हमारी पृथ्वी है ना, जो जो हमारी पृथ्वी बहुत सी प्लेट्स के अंदर डिवाइड है। यदि अंदर देखा जाए तो हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत सारी प्लेट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स। ठीक है, यानी बहुत सारी जो प्लेट्स हैं हमारे लिथोस्फीयर के अंदर, पृथ्वी में जो सतल मंडल है लिथोस्फीयर, वो बहुत सारी प्लेटों के अंदर विभाजित है। या फिर हम ये कह सकते हैं जो सतल मंडल है उसका निर्माण बहुत सारी प्लेट्स के कारण हुआ है। ठीक है, इसको हम सतल मंडलीय प्लेट्स कहते हैं, लिथोस्फीरिक प्लेट्स कहते हैं। आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हमारी जो पृथ्वी है उसका निर्माण किससे हुआ है, तो आपका आंसर होगा बहुत सारी जो प्लेट्स हैं उसके कारण इसका निर्माण हुआ है। अब आप ये देखना, ये जो प्लेट्स हैं इनके अंदर मूवमेंट होती है, लेकिन वो मूवमेंट हमारे को फील नहीं होती, मतलब हम उसको फील नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक साल कुछ मिलीमीटर तक, यानी आप ये देखोगे ना, जो ये मूवमेंट है जो हमारी पृथ्वी के अंदर है, जो मूवमेंट होती है ये बहुत वेरी स्लो है, इसको आप फील नहीं कर सकते। जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, यानी एक साल के अंदर जो ये मूवमेंट होगी ना मिलीमीटर तक होगी, और इसको हम फील नहीं कर सकते। अब आपके से मैं अगर मैं पूछूं तो मैंने उस दिन बताया था कि जो सबसे अंदर जो भाग है वहां पर मैग्मा है, मैग्मा पिघले हुए उसमें फॉर्म में होगा, और ये मैग्मा है पृथ्वी के अंदर भाग में, जो मैग्मा है, मैग्मा इनसाइड द अर्थ। और कई बार ऐसा होता है इस मैग्मा के कारण, जब मैग्मा भी घूमता है ना तो हमारी पृथ्वी में हलचल होती है, और कुछ हलचल आपकी अंदर की तरफ होंगी और कुछ हलचल कहाँ होंगी, बाहर की तरफ होंगी। तो इसमें ये बताया ना कि जो एक्टिविटी होंगी, कुछ एक्टिविटीज हैं वो हमारी पृथ्वी के अंदर होंगी और कुछ एक्टिविटी पृथ्वी के बाहर होंगी। तो ये जो चार्ट है ना, आपने एक बार इस चार्ट को समझना है सारी चीजों के लिए। यानी जो मूवमेंट होंगी हमारी पृथ्वी के अंदर वो कुछ तो अंदर होंगी और कुछ मूवमेंट बाहर की तरफ होंगी। ये आप एक बार इसको समझना। देखो दो तरह के फोर्स काम करेंगे, एक फोर्स जो पृथ्वी के अंदर काम करेगा, एक फोर्स जो पृथ्वी के बाहर की तरफ काम करेगा। अगर आपसे ये पूछा जाए तो कितने फोर्स काम करेंगे, तो आप बताओगे कि दो तरह के फोर्सेस काम करते हैं, एक तो हमारी जो पृथ्वी के अंदर काम करता है और एक जो हमारी पृथ्वी के बाहर काम करता है। और इसी फोर्स, इन्हीं फोर्सेस के कारण क्या होता है, मूवमेंट होती है। अगर ये आए आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो मूवमेंट होती है वो किसके कारण से होती है, वो फोर्सेस के कारण होती है। और दो तरह के फोर्सेस काम करेंगे, एक तो अंदर की तरफ जिनको हम अंतर्जनित बल कहते हैं, और एक फोर्सेस होते हैं
बहिर्जनित, जो बाहर की तरफ काम करते हैं। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये जो चार्ट है, यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से ये बताया गया है कि जो अर्थ मूवमेंट्स है ना, उस पर दो तरह के फोर्स काम करते हैं। एक फोर्स को हम नाम देते हैं इंडोजेनिक फोर्स। इधर ध्यान दीजिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एक तो है इंडोजेनिक फोर्सेस और दूसरा फोर्स ये एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस, इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस, दो तरह के फोर्सेस इस पर हमारी पृथ्वी पर काम करते हैं, ठीक है। और इन्हीं फोर्सेस में के कारण क्या होता है, कई बार जो मूवमेंट होती है हमारी पृथ्वी पर, और जिसके कारण आपने भूकंप का नाम सुना होगा, हमारी पृथ्वी पर भूकंप और ज्वालामुखी, ये सारी चीजें होती हैं, ये फोर्सेस के कारण ही होती है। ये आपने ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो, जब आपसे बात किया जाए, जैसे पेपर में जो क्वेश्चन आएगा ना, जो इंडोजेनिक फोर्सेस है ना, इंडोजेनिक फोर्सेस है वो उसके कारण क्या क्या चीजें घटित होती हैं, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो जैसे अर्थक्वेक है, भूकंप है, वो किसके कारण से आएगा, इंडोजेनिक फोर्सेस के। वोल्केनो, इसके कारण ही। और लैंडस्लाइड भी हो जाती है, ये सारे किसके इफेक्ट हैं, इंडोजेनिक फोर्सेस के कारण, ठीक है। एक तो आपने ये ध्यान रखना है। दूसरा आप यह देखना कि जो कुछ ऐसे होते हैं जो जिसको जो बाहर की तरफ जो बल काम करते हैं, उस उसके लिए कौन जिम्मेदार है, जैसे रिवर है, विंड है, समुद्र की जो वेव्स हैं, ये इसके लिए काम करती हैं, हिम नदी है। इस टेबल को आपने समझ लेना है कि जो पृथ्वी की जो मूवमेंट है, उन पर दो फोर्सेस काम करते हैं, एक तो इंडोजेनिक फोर्सेस और एक होएगा एक्सोजेनिक फोर्सेस, दो इस पर काम करेंगे। और इन्हीं के कारण कई बार क्या होता है, भूकंप और ज्वालामुखी, यानी अर्थक्वेक और क्या आ जाएंगे, अर्थक्वेक और ज्वालामुखी, वोल्केनो, वो इसी के कारण से होते हैं। हिंदी में और देख लेना एक बार, मैं आपको बता देता हूं। ये चार्ट है, जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के वो देखना। देखो, पृथ्वी की गतियां, एक बल हो गया अंतर्जनित बल, एक हो गया बहिर्जनित बल, ठीक है। आकस्मिक बल, पटल, विपूर्ण बल। और इसके कारण से अगर ये पूछा जाए ना, जो पर्वतों का निर्माण होता है ना, जो पर्वत बनते हैं, अभी जो पहाड़ बनते हैं, उसके पीछे भी कौन सा फोर्स काम करता है, इंडोजेनिक फोर्स काम करता है। पहाड़ बनते हैं, उसके पीछे भी इंडोजेनिक फोर्स काम करेगा। एक होता है जो बहिर्जनित बल बताया था, वो अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन क्या होता है, चीजों का कटाव होना, और निक्षेपण क्या होगा, वो चीज कटने के बाद एक दूसरी जगह पर फैल जाना, ठीक है। और ये कारण किसके कारण से होगा, जैसे नदी के कारण, पवन के कारण, और समुद्री तरंग के कारण, हिम नदी के कारण। ये समझ में आया? हाँ जी। आपसे बहिर्जनित बल के लिए कौन जिम्मेदार है, ये। उसके बाद आगे देखना, अब ये आपने एक बार इसको समझ लेना में, ये आपने समझ में आ जाएगा तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। यहाँ पर आप देखना, ये जो पिक्चर दिखाई है, ये किसकी दिखाई है, एक ज्वालामुखी की, वोल्केनो की ये पिक्चर दिखाई गई है। आप किस तरह से वोल्केनो फटते हैं ये देखना। सबसे नीचे वाली जो है यहाँ पर दिखाया गया है, ये मेंटल है, ठीक है। ऊपर वाली क्या है, करस्ट है। मेंटल में क्या है जी, मेंटल में क्या बताया था मैंने, मैग्मा है। यहाँ पर जो मैग्मा है, अब हमारी पृथ्वी के अंदर हमें जितना अंदर जाते जाएंगे, वहां पर ये द्रव्य रूप में है, लिक्विड फॉर्म में है मैग्मा, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है। उसके बाद जब कई बार अत्यधिक तापमान हो जाए, तो उसके कारण से ये मैग्मा
पृथ्वी की तरफ बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है, ये जो रास्ता है ना इसका, इसको हम बोलेंगे वेंट। क्या बोलेंगे इसको? वेंट। यानी जो लावा है जिस माध्यम से बाहर आएगा, जो द्वार होता है उसको वेंट हिंदी में बोलते हैं इसको निकास। निकासी नहीं कहते, निकासी, इसको निकास बोलेंगे यानी वेंट। अब ये लावा पृथ्वी से अंदर की तरफ से निकलेगा और यहाँ पर आके इस तरह से ये बाहर की तरफ फैल जाएगा। ये बाहर की तरफ जैसे निकलेगा ना ऐसे, उसके बाद ये ऐसे बाहर की तरफ फैलता जाएगा और इसी के कारण से, फैलने के कारण कई बार पर्वतों का भी निर्माण होता है। ठीक है, ये चीजें क्लियर आपको। अब ये लावा जब निकलेगा ना, एक तो बहुत सारी गैसेस, जब ज्वालामुखी फटती है तो बहुत सारी जो गैसेज है वो निकलेंगी। जैसे अब ये कहते हैं कई बार ग्लोबल वार्मिंग है, जो उसके पीछे जो कारण बताते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग के जो पीछे कारण बताते हैं वो ज्वालामुखी के फटने को भी बताते हैं, क्योंकि इस दौरान CO2 गैस निकलती है और दूसरी जो गैसें हैं वो भी निकलती हैं। एक तो गैस निकलेगी और एस यानी राख, इसमें बहुत सारी जो गैसेज निकलेंगी और जो राख निकलेगी वो ज्वालामुखी जो फटते हैं तब निकलते हैं। ठीक है, ये चीजें क्लियर आपको, इस चीज को आपने ध्यान रख लेना है। मैग्मा बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद गैसेस निकालेगा, राख निकलेगी और ये जो मैग्मा है ये बाहर की तरफ फैलता चला जाएगा। और जो मेन यहाँ पर जिस पॉइंट से निकलता है उस पॉइंट को क्रेटर कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? क्रेटर। ये आपने इसको ध्यान रख लेना है। ठीक है, यहां से कई बार जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखो, इंडो शब्द का होता है, इंडो शब्द का अर्थ होता है इनसाइड। एक्सो का क्या होता है? बाहर। और जैनिक का अर्थ होगा उत्पत्ति। जैनिक क्या होगा? ओरिजिन, उत्पत्ति। इस तरह से इस शब्द से एक तो इंडोजेनिक बन गया, एक एक्सोजेनिक, दो वर्ड बन गए। समझ में आया? जिसको हम ये कह सकते हैं अंतर्जनित और बहिर्जनित। ये आपने ध्यान रख लेना है। ये उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। जो मैसेज कीजिए भाई, जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं। अब एक फिगर और देखना आप, बहुत सारे कुछ चेंजेस आते हैं, इससे आपने देखना है। यहां से बहुत सारी चीजें और क्लियर होंगी आपको। तो ये और देख लेना आप, अगर आपको हिंदी में चीजें देखनी है तो ये देखना। नीचे सबसे बताया था मैंने, मैग्मा होगा, फिर ये लावा होगा, इसको हम निकास बोलेंगे, इसको क्रेटर बोलेंगे, और ये राख और गैस बाहर निकलेंगी। ठीक है, पहले है नीचे रहेगा मेंटल, मेंटल के अंदर मैग्मा है और इससे ऊपर है परपर्टी क्रस्ट है। ठीक है, क्रस्ट से ही चीजें बाहर निकलेंगी। यहाँ पे तो चीजें क्या होंगी? लिक्विड फॉर्म में है नीचे। उसके बाद आप देखना, अब आप एक चीज देखना, जैसे हम ये कहते हैं बहुत बार कि भाई भूकंप आ गया, ठीक है, या पृथ्वी के अंदर कंपन पैदा होगी। जब हमारी पृथ्वी, मैंने आपको बताया है कि प्लेट्स पे टिकी हुई है और प्लेट्स में क्या चीजें मूव करती हैं? मैग्मा। और इसके कारण से कई बार जो प्लेट्स हैं वो ऊपर नीचे होती हैं, उनमें हलचल होती है और उस हलचल के कारण क्या होगा? भूकंप आते हैं। तो इस जो ये आपने ये पिक्चर है ना, इसके माध्यम से आप समझना कि किस तरह से चीजें काम करती हैं। भूकंप कैसे आएंगे? पहले एक बार इस
इस पिक्चर को देखना पहले। इस पिक्चर से आपको समझ में आ जाएगा कि भूकंप किस तरह से काम करता है। अब यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे जहां से भूकंप निकलेगा ना, यानी ये जो प्लेट्स हैं, हमारी पृथ्वी की जो प्लेटों पर टिकी हुई है, जिस प्लेट में जब हलचल होती है, जिस पॉइंट पे हलचल होगी ना, वहां से क्या होगी, हलचल पैदा होगी। और इसको हम, इस पॉइंट को कहते हैं हम फोकस, यानी उद्गम स्थान। हिंदी में बोलेंगे इसको उद्गम स्थान। क्वेश्चन बहुत आता है कि जहां से भूकंप की होता है, भूकंप स्टार्ट होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम फोकस नाम देते हैं, उद्गम स्थान नाम देते हैं। ठीक है, ये समझ में आया कि अर्थक्वेक जहां से स्टार्ट होगा वो होता है फोकस पॉइंट। अब यहां से आप ये देखना, अब बहुत सारी जो हलचल होगी, तरंग पैदा होंगी ना, ये जो तरंग पैदा होती हैं, अब इनको देखना, ये तरंगे अलग अलग डायरेक्शन में फैलेंगे, यहां से, इस तरह से, यहां से, यहां से, यहां से। क्लियर जी है। अब जब पृथ्वी पर, जहां पर इनका जो प्रभाव होगा, अब यहां पे देखो, अब यहां पे मेन इफेक्ट ये सीधी गई यहां पर, कहां पे गई, यहां पर। सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड जो चीजें होंगी ना, अगर भूकंप आता है तो ये पॉइंट इफेक्टेड होगा। ये क्या कहलाएगा, ये इफेक्टेड होगा। इसको एपिक सेंटर बोलेंगे, एपिक सेंटर, अधि केंद्र, अधि केंद्र, अधि केंद्र। आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधि केंद्र कहाँ होगा और उद्गम केंद्र कहाँ होगा। उद्गम केंद्र तो यानी फोकस पॉइंट होगा जो पृथ्वी के अंदर है, और जो वेव्स बाहर, जहां पर जिस मेन पॉइंट पे आएंगी ना पहले, उसको हम क्या बोलेंगे, अधि केंद्र बोलेंगे। अब इस अधि केंद्र से ये वेव्स हैं, धीरे धीरे दूर की तरफ ये जाने लग जाएंगे। अब आप एक चीज देखो, सबसे ज्यादा जो इफेक्ट फोर्स कहां पे पड़ेगा, इस पॉइंट पे पड़ेगा, यहाँ पे। तो ये जो स्थान है, यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान होगा भूकंप से, यदि भूकंप आता है, क्योंकि मेन जो पॉइंट है अधि केंद्र यही है। जैसे जैसे अधि केंद्र से दूरी बढ़ती चली जाएगी ना, दूरी बढ़ती चली जाएगी, भूकंप का जो प्रभाव है वो कम होता चला जाएगा। अब मान लीजिए, जैसे मैं इनको नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई। ठीक है, और ये दे दिया, यहाँ पे मैंने इसको ओ, इसको एल। तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव किस पे पड़ेगा, एल पे, ओ पे, फिर उसके बाद एल पे, फिर ए पे। ई तक आते आते जो तिरंगे है ना, उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो यहां पर जो प्रभाव है सबसे कम पड़ेगा। भूकंप की जो तरंगे है ना, वो सभी उसमें एक मेन, जैसे सर्कल होगा ना, सर्कल है ये। अब ये जैसे सर्कल है, ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से घूमेंगे, और ये जो मेन पॉइंट निकल का आया, इसको हम क्या बोलेंगे, अधि केंद्र बोलेंगे। ये क्लियर, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आपने देख लेना है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट है जो एक बार रिप्लाई कीजिए भाई, आपकी कोई प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो आपको। आगे चलिए। उसके बाद तीन तरह की वेव निकलती हैं, एक तो पी एस एल, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। दूसरी होती है एस वेव, इसको ट्रांसवर्स वेव, और एक होती है एल वेव। ठीक है, तो तीन तरह की वेव जो समुद्र, जो इसकी तरंगे निकलती है ना, उसको हम तीन उनके अंदर नाम दे देते हैं, तो पी, एस और एल। ये क्वेश्चन भी आता है कई बार, ये बताइए कि भाई जो तरंगे हैं उनको हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, पी एस एल। तो तीन भागों के अंदर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ये क्लियर आपको। आगे चलिए। अब यहां तक कोई आपकी प्रॉब्लम हो तो आप बताइए, नहीं तो आगे चलते हैं।
देखो, ये बताया गया है, एक एक्सपेरिमेंट भी इसमें बताया गया है कि आप क्या करिए, गर्म जल को ना, जल को गर्म कीजिए, ठीक है, एक डिब्बे को में पानी डाल दीजिए, उसको गर्म कीजिए, और गर्म करने के से पहले उस डिब्बे के ऊपर आप कुछ दाने रख दीजिए। जैसे जैसे गर्म होगा, अंदर गैस बनेगी ना, तो गैस बनने के कारण जो बाहर की तरफ भी जो दाना रखा है, जो भी हमने ऊपर रखा है ढक्कन के ऊपर, वो हिलने लग जाएगा। उसी तरह से जैसे कंपन पैदा होगी, वो यही एग्जाम्पल ऐसे दिया है कि जैसे जैसे भूकंप आएगा ना हमारी पृथ्वी पर, तो बाहर की सारी चीजें क्या है, हिलने लग जाती हैं। ये चीजें बताई गई है। आगे देखना। देखो भाई, ये एक बार गुजरात के अंदर भूकंप आया था, उसके एग्जाम्पल हमारे को बताए गए हैं, ठीक है, कि भूकंप के कारण क्या क्या चीजें हो जाती हैं, कितना नुकसान हो जाता है, ये बताया गया है। ये देखना आप। अब भूकंप को जिस तरह से नापते हैं ना, रिएक्टर पैमाना नाप पे होता है। एक बार ये पॉइंट भी आपने ध्यान रख लेना है, ठीक है। ये जो इस साइड जो टेबल है, जो भूकंप को मेजर करने के लिए जो मशीन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टर स्केल। क्या बोलेंगे इसको, रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है, रिएक्टर पैमाने पर मापी जाएगी, ठीक है। एक तो ये ध्यान रख लेना। उसके बाद रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है, उस पे रिएक्टर स्केल पे जो इसकी पॉइंट आते हैं ना, जैसे अगर हम ये कहते हैं रिएक्टर पैमाने पर ये कितने का था, तीव्रता कितनी थी इसकी, 2 की थी, 2 पर तो ऐसा कुछ नहीं होगा, चीजें को कोई नुकसान नहीं होगा। 5 के बाद क्या होता है, अगर 5 के है ना, वो डैमेज करने लग जाता है। 5 अगर चीजें हैं, 5 पर क्या हो जाएंगी, चीजों को क्षति पहुंचनी शुरू हो जाती है। उसके बाद 6 से ऊपर हो जाएगा, 6 से और अधिक हानि हो जाएगी, और 7 पे हो जाए ना, 7 पे तो क्या है, विनाश हो जाता है, चीजें बहुत, बिल्डिंग गिरने लग जाएंगे। इस तरह से जैसे क्वेश्चन आ जाए खतरनाक कितने का होगा, 5 तक ये कहते हैं कि शुरू हो जाता है, ठीक है, 2 तक कोई नुकसान नहीं होगा, और 7 पे तो पूरी तरह से चीजें खत्म हो जाएंगी। अब ये एक क्वेश्चन आया था, जैसे यहाँ पे ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रखी है आपको, ये भुज के अंदर, गुजरात के अंदर जो जगह है ना भुज, वहां पे 26 जनवरी 2000 में भूकंप आया था। 26 जनवरी को बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे, ये चीजें इसमें बताई गई है। इट्स द भुज। एक तो आपको डेट पता होनी चाहिए कि भुज के अंदर। अब रिएक्टर स्केल पे देखो, इसका जो नापा गया था, इसकी तीव्रता कितनी थी, 6.9। रिएक्टर स्केल पे कितनी थी, 6.9 पे। अब जब मैंने बताया था ना कि भाई 7 के आसपास तो विनाश होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे 971 तो बच्चे, स्कूल के जो बच्चे थे ना, 971 स्टूडेंट है, वो एक बिल्डिंग के अंदर क्या था, मारे गए थे। क्योंकि बहुत सारे जो 26 जनवरी का प्रोग्राम था, 26 जनवरी को बहुत सारे जो स्कूल्स थे ना, उनके अंदर प्रोग्राम थे 26 जनवरी को। तो एक स्कूल के अंदर 31 तो टीचर और 971 जो स्टूडेंट इसमें मारे गए थे। ये समझ में आया। अब देखो, जब भूकंप आता है तो बहुत सारी जो एजेंसीज हैं वो काम करने लग जाती हैं, वॉलेंटियर काम करते हैं। अब आप एक चीज बताइए मेरे को, क्या हमारे को भूकंप के बारे में पहले भी पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है? बताइए। हम ये कहते हैं कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके पास सिक्स सेंस है, अपनी सिक्स सेंस के माध्यम से उनको पहले ही अंदाजा हो जाता है कि कुछ गलत होने वाला है, ठीक है। जैसे जब जब सुनामी आती है ना और भूकंप आता है,
तो ये जानवर अलग तरह की हरकतें करने लग जाते हैं। जैसे जानवरों का जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। जैसे आप ये देखोगे, तालाब के अंदर जो मछलियां होंगी ना, वो उछल कूद करने लग जाएंगी। तालाब के अंदर जो मछलियां हैं वो क्या करने लग जाएंगी, उछल कूद करने लग जाएंगी। ठीक है। जो कुत्ता है वो भौंकने लग जाएगा, और जो सांप है वो क्या करेंगे, अपने सरफेस एरिया पर आ जाएंगे, बिलों से बाहर निकल के आ जाएंगे। ये होते हैं, कुत्ता भौंकना लग जाए, भौंकने लग जाएंगे। सुनामी आती है तो मछली क्या है, एक अलग तरह से उछल कूद करने लग जाएंगी। ठीक है। और इसी के माध्यम से फिर कुछ व्यक्तियों को अगर ये पता हो ना, अगर इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो इस तरह की अगर पक्षी और पशु इस तरह की हरकतें करते हैं तो क्या आने वाली है, सुनामी या भूकंप आने वाला है। अगर आप कभी ऐसा हो जाए कि भूकंप आ जाए तो आप क्या करोगे? भूकंप के अध्ययन को सिस्मोग्राफी कहते हैं हम, और रिएक्टर पैमाने पर इसको हम नापते हैं। अगर आपसे ये आ जाए कि भूकंप आने वाला आ गया तो उसके बाद आप क्या करोगे बताइए? एक तो सबसे पहले तो हमारे पास ऐसा हो ना कि आप सबसे पहले सेफ स्पॉट देखिए, आप किसी खुले स्थान पर चले जाइए। उसके बाद ऐसा हो जाता है कि जहां पर आग लगी हुई है, या ये पता हो कि भाई आपको चीजें टूटने वाली हैं या चीजें हैं, तो उनसे आप दूर हो जाइए। ठीक है। और इन चीजों की जागरूकता है ना, जैसे कुछ एरिया होते हैं जहां पर भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं, तो वहां पर आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनको आप अवेयर कीजिए, पहले ही आप अवेयर कर दीजिए कि भाई इस तरह की जो चीजें अगर घटना घटती है तो हमारे को ये काम करने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं अर्थक्वेक से लेकर। यहाँ से इस चैप्टर से सीटेट में जरूर क्वेश्चन आएगा, एस्टेट में भी आ जाता है। तो ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, इन चीजों को ध्यान में रख लेना है। ये जो मशीन दिखाई गई है ना, ये भूकंप को मापने की मशीन है, ये दिखाई गई है, सिस्मोग्राफ। आगे चलिए आप। मेजर लैंडफॉर्म, मेजर लैंडफॉर्म, मुख्य सतल आकृतियां। भाई आप कभी घूमने गए होंगे ना, आपने देखा होगा पहाड़ों के अंदर चले जाइए, आपको झरने भी दिखाई दे जाते हैं, या अलग तरह की जहां से नदी गुजरती होंगी ना, वहां पर आपको अलग तरह की जो शेप हैं वो देखने को आपको मिल जाएंगी। ठीक है। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी पर जैसे जल है, या फिर वायु है, या फिर हिम है, उसके कारण से बहुत सारी आकृतियों का निर्माण होता है। जो वाटर है और विंड है और आइस है, ये क्या करते हैं, बहुत सारी नई जो शेप हैं उनका निर्माण करते हैं। ये आपने ध्यान रख लेना। और कई बार क्या होता है, ऐसा होगा, जो हवा है, विंड है, जल, पानी, ये अपने साथ ना चीजों को बहा कर ले जाते हैं और दूसरे स्थान पर जमा कर देते हैं, जिसके कारण से क्या होगा, बहुत सारे लैंड फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी पर बहुत सारे लैंड फॉर्म का निर्माण हो जाता है। आपसे अगर ये पूछा जाए इरोजन एंड डिपोजिशन, डिपोजिशन तो क्या होगा, जो चीजें बहा कर ले जाई गई है ना एक जगह पर इकट्ठा होगी। इरोजन क्या होगा, चीजों को टूटना, वहां से, जैसे हम ये कहते हैं अपरदन कहते हैं। नदी का पानी होता है जब अपने आसपास की मिट्टी का तेज बहाव बहा कर ले जाता है, उसको अपरदन कहते हैं। और उसके बाद उसको जिस जगह पर जमा कर देते हैं उसको निक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ पर इरोजन और डिपोजिशन ये दोनों ही साथ ही साथ चलते हैं। अब एक नदी कैसे काम करती है, नदी के बारे में आप ये देखना, नदी किस तरह से काम करेगी। वाटरफॉल, जलप्रपात, ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, यहां से देखना आप। अब वाटरफॉल क्या होता है, जैसे नदी इस तरह से चलती आ रही है,
ठीक है, सीधे उसमें चलती आ रही है। अचानक वो क्या होगा, नदी जिस रास्ते से चलती आ रही थी पहाड़ से, वो पहाड़ अचानक इस शेप में आ जाए नीचे की तरफ, तो पानी क्या करेगा, सीधे इस नीचे की तरफ गिरेगा। जब पानी नदी का पानी सीधे इस तरह से चलती जा रही है और अचानक प्लेन एरिया खत्म हो जाएगा ना, और पहाड़ी इस तरह से पहाड़ी से नीचे गिरेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं, जलप्रपात। और जब ये पानी ऊपर से नीचे पड़ता है, इसमें फोर्स बहुत ज्यादा होती है, यानी बल बहुत ज्यादा होता है। अब ये बताइए इस पर कौन सा बल काम करेगा, इंडोजेनिक करेगा या एक्सोजेनिक? इंडोजेनिक तो अंदर की तरफ है, ये कौन सा काम करेगा, एक्सोजेनिक। अगर ये आ जाए नदी के पानी में, कौन सा बल काम करता है, क्लियर ये। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, यदि आप रोज सूरज को पानी देते हो ना, आप एक जगह पर पानी डालने लग जाइए, जिस जगह पर डेली आप पानी डालोगे ना, कुछ दिनों के पश्चात वो पत्थर या ईंट है, उस पर वो कटना शुरू हो जाएगा, निशान हो जाएगा। अब इसमें तो देखो फोर्स कम है, अब जो नदी का पानी बहता आ रहा है उसमें फोर्स बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए ये नदी का पानी है, ये क्या करेगा, जितनी भी कठिन से कठिन, मतलब हार्ड से हार्ड जो सेल होती है ना, उनको भी काट देता है। अब ये नदी का पानी आया बहता बहता और यहाँ पे गिरा, तो इसने इस चट्टान को काट दिया, और उसके पश्चात एक अलग तरह की शेप बन गई है, आकृति बन गई, और इसके कारण बहुत सारे जो सेल है ना, वो टूट जाते हैं। ये चीजें क्लियर आपको? अब यहाँ पे जैसे ये नियाग्रा जलपात का एग्जाम्पल दिया गया है, नियाग्रा जलपात। ये क्वेश्चन यहां से देखो, अगर आपसे कई बार पूछा जाता है, देयर आर द थाउजेंड्स ऑफ द स्मॉल वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, ठीक है, हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, एंजल, हाँ जी, एंजल है, जलप्रपात है वेंजुला का, वेंजुला का है ना, वेंजुला के अंदर ये एंजल, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ये जलप्रपात एंजल जलप्रपात कहां पे है, वेंजुला के अंदर, ठीक है, इन द साउथ, साउथ अमेरिका। कौन सा कौन सा है, नियाग्रा, नियाग्रा जलपात अमेरिका की सीमा पर कौन सा है, नियाग्रा। ये देखा ना, साउथ अमेरिका, द अदर वाटरफॉल द नियाग्रा फॉल्स लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन द कनाडा एंड द यूएसए। कनाडा और जो यूएसए का बॉर्डर है ना, तो वहां पर कौन सा वाटरफॉल है, नियाग्रा, यह ध्यान रख लेना। उसके बाद जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर है विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया, ये आपने इनको याद रख लेना है, ये कौन सा कहां पर है, ठीक है, क्लियर ये। उसके बाद आगे चलिए, आप शायद ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। आगे चलिए आप, अब इस चीज को भी समझना, नदी शायद आपने सभी ने देखी होगी, नदी हमेशा अपना रास्ता बदलती रहती है, नदी क्या करेगी, अपना रास्ता बदलती रहती है, प्राकृतिक तौर पर जो उसका रास्ता जहां से निकलती है, उसके बाद कुछ समय के पश्चात वो अपना रास्ता बदलती रहती है। जो मैदान है ना, हाँ जी, जो मैदान जब प्लेन एरिया है ना, वहां पर जब नदी आती है, तो बहुत सारे वो किसका निर्माण करती है, वो बहुत सारे मेंडर्स का निर्माण करती है, मेंडर्स, मेंडर्स। अब आप मेंडर्स क्या होता है, नहीं, ये जैसे इस तरह से जब नदी देखो मुड़ती हुई चल रही है ना, ये मोड़ खा रही है, अब ये जहां पे मुड़ती है ना, ये मुड़ने वाला भाग, ये यहाँ पे मुड़ी इस तरह से, मुड़ने वाले भाग को हम क्या कहते हैं, इनको मेंडर्स कहेंगे। क्या बोलेंगे, सांप की तरह नदी चलती है हमेशा, जैसे ये आकृति आपको दूर से ऐसा लग रहा है जैसे सांप है, ऐसा ही है ना, जैसे सांप मुड़ जाता है यहाँ से, हिंदी में हम इसको विसर्प कहते हैं, सर्प मैंने क्या होता है, सांप। तो नदी प्लेन एरिया के अंदर जब प्रवेश करती है, उसके पश्चात बहुत सारे विसर्प मेंडर का निर्माण करती है, क्लियर ये चीजें। अब आप एक चीज देखना, ये यहाँ पे
ऑक्सबो लेक क्या होती है, जिसको चाप झील कहते हैं, चाप झील, चाप झील। अब देखो, नदी स्टार्टिंग के अंदर ये यहाँ के थे इस तरह से, लेकिन फिर धीरे धीरे ये अपना रास्ता बदलती चली गई। ये हिस्सा है ना, ये कट गया, इससे इस साइड चलती चली गई। आगे चलकर क्या होगा, ये हिस्सा भी हो सकता है कट जाए, ये हिस्सा भी कटता चला जाए, तो वो जो आकृति रह जाएगी, जो बचेगी, उसको हम चाप झील कहते हैं, यानी ऑक्सबो लेक कहेंगे। नदी जब अपना रास्ता बदलती है ना धीरे धीरे, तो वो किसका निर्माण करती चली जाती है, ऑक्सबो लेक का निर्माण कर देती है। ठीक है। लीव्स क्या है ये भाई, लीव्स, इसको कहते हैं तटबंध। तटबंध यानी एक बाउंड्री, क्या होती है कि बाउंड्री होती है नदी के। ठीक है, नदी की एक बाउंड्री होती है ये। हाँ, जब नदी इस बाउंड्री को पार करके चली जाती है ना, तो उसके बाद क्या आते हैं, बाढ़ आते हैं। क्या आती हैं, बाढ़ आती हैं, बाढ़ आ जाती है। यानी नदी का तट होता है ये, नदी का तट। ये यहां तक क्लियर जी आपको, समझ में आया ये चीजें? तो ये इसमें सारी चीजें यही बता रहे हैं, बता रखी है ये। देखो, ये जो नदी के किनारे होते हैं ना, तट, राइज, ये कहते हैं कि बैंक्स आर कॉल्ड द लीव्स। यहां तक ये क्लियर? ये पिक्चर आपने समझ लेनी है भाई। अब ये क्वेश्चन कई बार आता है कि चाप झील का भी आ जाता है आपसे, ये भी पूछ लिया जाए, मेंढर का भी पूछ लिया जाता है, तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। उसके बाद आगे देखिए आप, ये डिस्कस कर चुके हैं। अब ये देखना, अब जैसे ये नदी है, ये मेन रिवर है, ये मेन रिवर है। अब जैसे जैसे मैदानी इलाकों से नदी गुजरती है ना, जैसे जैसे समुद्र में गिरती है, तो वहां पर इसकी स्पीड कम हो जाती है, और ये अलग अलग तरह की बहुत सारी धाराओं के अंदर बढ़ जाएगी। ठीक है, बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में हो जाएंगे, यानी बहुत सारी धाराएं हो जाएंगी। अब जैसे ये आपको दिखाई दे रही है, ये इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, और अपने साथ नदियां जो, ये है सारा समुद्र, ये क्या है, समुद्र। अब नदी अपने साथ जो भी चीजें बहा कर लेके जाती है ना, वो समुद्र में जाने से पहले जमा करने लग जाती है अपने साथ, जो भी मिट्टी व जो भी है, इसको हम कहते हैं डेल्टा। नदी अपने मुहाने पर अपने साथ ले जाने वाले अवसादों को जब जमा कर देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा जो डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा है। कौन सा है ये, सुंदरवन डेल्टा। समझ में आया जी? हिंदी में बोलेंगे इनको वित्त रिका, वितरिका, वितरिका। अब आपने सारी चीजों को ये पढ़ लिया। अब आते हैं कि समुद्र के अंदर चीजें किस तरह से पानी काम करता है। समुद्र के अंदर भी तो लहरें बहुत तेज उठती है ना, तो वहां पे भी तो जो पानी है, जो समुद्र की वेव है, वो भी तो अपना काम करेंगे कुछ ना कुछ, या नहीं करेंगे? करेंगी वो। अब ये देखना कि वो समुद्र की जो वेव्स हैं वो किस तरह से काम करती हैं। देखो, ये तो सी के होगी, ये सी आर्क होगी, और ये हो गए स्टैक हो गए। अब पहले इस चित्र को समझना। अब मान लीजिए ये पहले, ये शेप आपको दिखाई दे रही है ना, ये एक बड़ा हाथ के अंदर चट्टान है। ठीक है, अब पानी यहां से टकराया, पहले पानी जो स्टार्टिंग फेज है ना ये है, अब पानी यहाँ पे टकराया, कुछ दिनों के पश्चात यहाँ पे एक होल हो जाएगा, इसको हम समुद्री गुफा कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, समुद्री गुफा। पहले पानी समुद्र के अंदर किसका निर्माण करेगा, समुद्री गुफा का, सी केव का।
अब मेहर मेहराब, सी आर्च। अब ये है कुछ दिनों के पश्चात ये पानी इसको काट के ना अंदर की तरफ से पूरी तरह से काट के खोखले करके दूसरी तरफ निकल जाएगा। इसको बोलेंगे तटीय मेहराब। मेहराब जैसे आपने घरों के अंदर नहीं देखा, ये इस तरह से शेप बनी होती है हमारे पुराने घरों के अंदर, ये जिसको मेहराब कहते थे। ये दरवाजे बने होते हैं, जैसे दरवाजा इस तरह से नहीं बने होते दरवाजे, ठीक है, ये ऊपर से ये इस तरह से मेहराब। तो इस तरह की उसका निर्माण करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखना आप आगे चलकर कुछ दिनों के पश्चात ना ये हिस्सा कटता कटता अलग हो जाएगा। मान लीजिए ये बिल्कुल कटने के बाद ये कटता कटता ऊपर की तरफ चला गया। इसके बाद क्या होगा, अब ये पार्ट आपका अलग हो जाएगा और ये अलग, यानी ये इस तरह की आकृति बन जाएगी। इसको बोलेंगे स्टैक, बोलेंगे इसको स्टैक। तटीय मेहराब, स्टैक और समुद्र गुफा, ये तीन तरह की आकृति इसके अंदर बनती है समुद्र के अंदर। और अब आप जैसे ये कहोगे जी इसके कटने के कारण जो चीजें हुई वो कहाँ जाएंगी, तो वो धीरे धीरे पानी के साथ बहाव के कारण क्या आ जाएंगी, समुद्र के तट पर आ जाती है, तट पर आ जाएंगी। इसको कहते हैं समुद्र, क्या बोलेंगे, समुद्र भर्गु, समुद्रीय, समुद्रीय भर्गु या समुद्र भर्गु बोलेंगे उसको। सी क्लिफ, इसको क्या बोलेंगे, सी क्लिफ। यानी बहुत सारे जो ये कटने के बाद इनसे जुड़ी हुई जो मिट्टी या जो चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, वो तट पर आ जाएंगे, ठीक है। समझ में आया यहां तक। उसके बाद अब आप देखना नदी, जो बर्फ की नदियां हैं वो किस तरह से काम करती हैं। बर्फ की नदी किस तरह से काम करेगी, ग्लेशियर, वर्क ऑफ आइस, यानी बर्फ किस तरह से काम करती है। भाई देखो ग्लेशियर क्या है, जितने भी उनको रिवर्स ऑफ आइस है, ठीक है। हिम नद या इमानी भी इनको कहते हैं। अब जैसे देखो कई बार जब बर्फ पिघलेगी ना, वो क्या करेगी, जब बर्फ टूटेंगी तो अपने साथ बहुत सारी जो चट्टाने हैं, मिट्टी है, उसको बहा कर लेके चली जाती है, ठीक है। यानी मिट्टी का अपरदन होता है, क्या होगा, मिट्टी वहां से कट जाएगी। समझ में आया। उसके बाद नीचे की तरफ वो आती रहेगी, जब बर्फ पिघल जाएगी और वो बहुत सारी मिट्टी का कटाव या पत्थरों का कटाव कर देती है, तो उसको क्या करती है, धीरे धीरे नीचे की तरफ ले आ जाती है, ठीक है। और कुछ दिनों के पश्चात जो कटने के कारण जो खाली स्थान हो जाता है ना, वहां पर क्या होगा, पानी भर जाएगा, मेल्ट हो गए, और वो फिर क्या बन जाती हैं, क्या हो जाएंगी, वो झील बन जाएंगी। वो क्या बन जाएंगी, झील बन जाती है, ठीक है। समझ में आया। इस तरह से हम ये बोलेंगे हिम नद का निर्माण करती है। आगे चलिए। चाहिए तो भाई यही बताया गया है, हिमनद व हिमानी बर्फी नदियां अपने नीचे कठोर चट्टानों को गोला मिट्टी और पत्थरों का आपर्दन कर देती है, और इस तरह से गहरे गर्त बन जाते हैं, और बर्फ पिघलने के कारण उनमें जल भर जाता है, जिसके कारण झीलों का निर्माण होता है, ठीक। और निक्षेपित होती है जो मिट्टी छोटे बड़े, ये निक्षेपण किसका निवारण करते हैं, हिमोड का। किसका निर्माण करेंगे, हिमोड का।
जो मिट्टी बहकर आएगी ना नीचे, उसको फिर एक जगह जमी हो जाएगी, वो उसको हिमोड कहेंगे। आगे चलिए आप। अब विंड किस तरह से काम करती है, पवन भी तो अपना काम करेगी ना। देखो, जो मैदानी इलाके या जहां पर पेड़ होंगे ना, वहां पर तो हवा की स्पीड है वो कम होगी, लेकिन आप समुद्री तटों के पास चले जाइए या रेगिस्तान में चले जाइए, वहां पर जो स्पीड होगी हवा की बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, बहुत ज्यादा होती है। तो ये इसी तरह से बताया है कि जहां पर ये आपको एक रेगिस्तान दिखाया दिया और यहाँ पर जैसे देखो ये टिब्बे दिखाई दे रहे हैं आपको, देखो ऊंचे जैसे में रेत है, ये ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इनको हम बोलते हैं टिब्बे, बालू के टिब्बे, सैंड ड्यूनिस, यानी बालू के टिब्बे। अब इन टिब्बों का निर्माण कैसे होता है, इनका निर्माण होता है विंड के कारण। अब ये आ जाए, जो टिब्बे किससे बनेंगे, वो विंड के कारण बनेंगे और डेजर्ट के अंदर बनेंगे, ये रेगिस्तान के अंदर बनेंगे। अब मशरूम रोक कैसे, मशरूम की देखो शेप किस तरह की होती है, मशरूम इस तरह की होती है ना, यानी ऊपर वाला हिस्सा उभरा हुआ दिखाई देगा, इस तरह का शेप का होगा ना। तो यहां से यही कहा गया है कि जब रेगिस्तानी इलाकों के अंदर हवा बहुत तेज चलती है, तो वो किसका निर्माण करती है, वो छत्रक शैल का निर्माण करती है। किसका निर्माण करेगी वो, मशरूम रोक्स छत्रक शैल का निर्माण किया जाता है। देखो, जहां पर हवा बहुत तेज चलती है ना, वहां पर ऐसा हो जाता है कि आज रेत का टिब्बा यहाँ पर है, मान लो 1-2 घंटे के बाद जब हवा चली तो वो क्या हो जाएगा, आपको आधा घंटे में या वो टिब्बा सारा रेत है ना, जब जैसे हवा की स्पीड कम होगी तो वो दूसरी जगह पर सारा वहां से उठकर वहां पर जम जाता है। और इनको हम क्या कहते हैं, जिसके कारण छोटी छोटी पहाड़ियां भी बन जाती है और बालू के टिब्बे भी बन जाते हैं। और इनकी आकृति कैसी होती है, कैसी होगी, जिसको हम बोलेंगे छत्रक शैल। कैसे, छत्रक शैल। और जहां पर ये जमा होगा ना सारा उड़ा हुआ जो भी रेत वगैरह, जो टिब्बा, उसको हम लोएस भी कहते हैं, लोएस। और चीन का लोएस है वो सबसे बड़ा है, सॉरी चीन में पाए जाते हैं लोएस। अब ये चीज मैंने आपको बताई हैं चीजें, शायद उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। पवन के कार्य यही है, रेगिस्तान में पवन अपर्दन निक्षेपण का प्रमुख कारण है। रेगिस्तान में छत्रक की आकृति के शैल दिखाई देते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, छत्रक शैल कहते हैं। हवा चलेगी ना, जो वो जो निचला हिस्सा होगा ना, जैसे ये इस तरह का है, इसको पहले हिस्सा कौन सा काटेगी, नीचे वाला हिस्सा काटेगी, यहां से टकराएगी। रेत को क्या करेगी, धीरे धीरे यहां से उठाकर दूसरे स्थान पर लेके चली जाएगी। अब आप इनको मैच कीजिए भाई। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अच्छा, चलो इनके आंसर बताइए, आप लोग क्या आएंगे। करेक्ट आंसर देने हैं आपने। इसमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है, किनारे भी, समुद्री गुफा भी, तो कौन नहीं है, क्लिफ, सेल। दिवाला कर देते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहां पर, क्लिफ। अगला देखना, हिमनदी के निक्षेपण की विशेषता है। हिमनदी के कारण बीच नहीं बनेगा, फ्लड नहीं आएगी, क्या नहीं होगा,
हिमोड क्या होगा, जो लास्ट में बताया था मैंने, हिमोड। मोरेनिक, ठीक है, राइट आंसर रहेगा यहाँ पे थर्ड। अगला देखना, मूवमेंट ऑन द अर्थ, अचानक यदि जो मूवमेंट आती है वो किसके कारण से आती है, एकदम जब ज्वालामुखी फटते हैं तो वोल्केनो के कारण होती है सडन मूवमेंट ऑन द अर्थ। अभी मशरूम रोग का मैंने बताया था, ये डेजर्ट में होंगे। ऑक्स वो कहां पे बताया था मैंने, रिवर वैली के अंदर होगा। नेक्स्ट देखना आप, अब इनको हमने मैच करना है। ग्लेशियर का बदी, ग्लेशियर किससे होगा, रिवर ऑफ आइस से हो जाएगा। मेंडर्स मैंने कहां पे बताए थे, मेंडर्स रिवर्स में होंगे। उसके बाद बीच कहां पे आएगा, सी क्लिफ में, बीच से सी क्लिफ है। उसके बाद सैंड, बालू के टिब्बे डेजर्ट में होंगे। उसके बाद वाटरफॉल, वाटरफॉल आएगा जी के साथ, हार्ड बेडरॉक। अर्थक्वेक, वाइब्रेशन ऑफ अर्थ, ये आ गया। मैच हो गए ना सारे, कौन से का, फर्स्ट व्यू ये खाली है। क्लियर भैया, तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। एक बार रिप्लाई कीजिए जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट थे। भैया आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे, समझ आया नहीं आया, जल्दी कीजिए। इसके मैं कुछ क्वेश्चन भेजता हूँ भी, दोनों चैप्टरों के, जो कल कराया था और आज कराया था, ठीक है। इसके आप क्वेश्चन कीजिए, अभी भेजूंगा मैं, फिर उनके आंसर देखना आप लोग।